Good morning, dear students. Today we will discuss about the first quiz of first history chapter that we have already conducted before few days. बच्चों, हमारे पीरियोडिक टेस्ट आज से शुरू हैं और अपने सोशल साइंस के टेस्ट के पहले हमें अपने उन सारे चैप्टर्स को जो इस टेस्ट में आने हैं उनको रिवाइज करना है। इस क्रम में बारी बारी हम अपने सारे चैप्टर्स को हिस्ट्री बुक से, ज्योग्राफी से और सिविक्स की तीनों बुक से हम रिवाइज करेंगे क्विज फॉर्मेट में। कुछ के क्विज़ आपने दे लिए हैं, कुछ के क्विज़ आप देते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को जो इस क्विज़ में पूछे गए हैं इनको अच्छे ढंग से प्रिपेयर करेंगे। इनके सही आंसर्स के साथ इनको आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे ताकि ये टेस्ट आपको अच्छे ढंग से चैप्टर को समझने में मदद करें। साथ ही साथ क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में इसी तरीके से लिया जाना है, इसलिए आप इस सिस्टम से अच्छे से यूज टू हो जाएंगे, इसके रूबरू हो जाएंगे ठीक ढंग से। आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट हिस्ट्री चैप्टर। This is your first question of quiz. What is the time interval using in this chapter as 1000 years? इस अध्याय में 1000 वर्षों के रूप में क्या समय अंतराल रखा गया है? बच्चों, हमने ये चैप्टर शुरू किया था तभी मैंने आपको बताया था कि हमारा ये क्लास 7th का जो पूरा हिस्ट्री की जो हमारी बुक है, इसका जो पूरा सिलेबस है वो मेडिवल पीरियड की बात करता है, मध्यकालीन भारत की बात करता है। इसके पहले क्लास 6 में आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो एंशिएंट पीरियड की इंडियन हिस्ट्री है, यानी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा है। नेक्स्ट ईयर क्लास 8th में आप आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे, यानी अगर हम पूरे भारतीय इतिहास को 3 हिस्से में बांट लें, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में, यानी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास का हिस्से में, तो इसमें से जो मध्यकालीन हिस्सा है वो आपको इस वर्ष पढ़ना है। और वो 1000 वर्षों का जो अंतराल है, जो 1000 ईयर का जो टाइम इंटरवल है वो एग्जैक्टली क्या है, ये आपके इस चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में ही मेंशन किया गया है, आपके टेक्स्ट बुक में ही इसे दिखाया गया है। आप इसे देख सकते हैं पेज नंबर 4 पर। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो पूरे क्लास 7th का सिलेबस है हिस्ट्री का, वो केवल इन 1000 ईयर्स की बात करता है, यानी 700 CE से शुरू करके 1750 CE तक लगभग 1000 वर्षों का समय अंतराल है जो हमें इस पूरे वर्ष में क्लास 7th के हिस्ट्री के बुक में पढ़ना है। हियर इज द क्वेश्चन, what is the time interval? The second option, 700 to 1750 CE, that is the exact answer, that is the correct answer. This is your second question. Cartographer is a person who makes, cartographer वो व्यक्ति है जो बनाता है। ऑप्शंस क्या हैं? कार्टून्स, मैप्स, बिल्डिंग एंड पेंटिंग। ये भी हमने अपने चैप्टर में बिल्कुल शुरुआत में फर्स्ट पेज में ही इसको मेंशन किया गया है। कार्टोग्राफर कौन है? कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो मानचित्र बनाता है उसको हम मानचित्रकार या कार्टोग्राफर कहेंगे। हम इसे नक्शा नवीस भी कहते हैं उस दौर की, क्योंकि मेडिवल पीरियड की बात है जिसमें फ़ारसी का बहुत ज़्यादा चलन था, तो ऐसे लोगों को उस समय में नक्शा नवीस कहा जाता था, नक्शे बनाते थे वो। और मानचित्रकार या कार्टोग्राफर उस व्यक्ति को हम कहते हैं। कार्टोग्राफी जो करते हैं वो मैप्स को बनाते हैं, यानी हमारे इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन है वो मैप्स है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ फॉरेनर इन द पास्ट? अतीत में विदेशी का अर्थ इनमें से क्या नहीं था? बच्चों, हमने इस चैप्टर में ये भी जाना कि जो मेडिवल पीरियड में बहुत सारा रिटन टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे ट्रेवलर्स ने भी लिखा है, बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन किए थे, तो लिखने वाले इन रिकॉर्ड से हमें मेडिवल पीरियड की बहुत सारी हिस्ट्री पता चलती है। लेकिन आज के समय में जब हिस्टोरियन, आज के समय में जो इतिहासकार हैं उसको पढ़ते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो मेडिवल पीरियड में, इस मध्यकाल में अलग तरीके से इस्तेमाल किए थे, यानी शब्द वही था लेकिन उसका मीनिंग उस दौर में कुछ और था, और आजकल के हमारे दौर में उसी शब्द को हम अलग तरीके से देखते हैं। जैसे आजकल में हम फॉरेनर या विदेशी का मतलब समझते हैं वो व्यक्ति जो बाहर से आया है, जो भारत के बाहर से आया है, हमारे देश का नहीं है, उसे हम फॉरेनर कहेंगे। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक हमें ये बताती है कि मेडिवल पीरियड में जो टेक्स्ट लिखे गए थे उसमें फॉरेनर शब्द देश के बाहर के व्यक्ति के लिए नहीं लिखा है, बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए फॉरेनर शब्द इस्तेमाल किया जाता था जो आपके लोकल एरिया से बाहर का हो। जैसे आप जिस गाँव के रहने वाले हैं उस गांव से बाहर का दूसरे गांव का व्यक्ति या किसी और नगर का जो व्यक्ति है, भले वो आपके अपने देश का ही निवासी हो, लेकिन आपके गांव से बाहर का व्यक्ति है तो आप उसे विदेशी या फॉरेनर मानेंगे। और इसके लिए बहुत सारे शब्द तब उस समय चलन में थे। हम अपने टेक्स्ट बुक से ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में इसको स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी,
ये इतिहासकारों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो टर्म इस्तेमाल किए गए हैं उनका अर्थ क्या क्या रहा होगा। यहाँ पर दो शब्द हमारे चैप्टर में बताए गए थे, पहला हिंदुस्तान और दूसरा फॉरेनर था। यहाँ पर क्वेश्चन फॉरेनर के बारे में है। फॉरेनर यहाँ पर लिखा है उस स्ट्रेंजर को, अजनबी व्यक्ति को। इसके लिए एक शब्द लोकल भाषा में परदेसी शब्द भी इस्तेमाल किया गया है और साथ में अजनबी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। अब हम अपने क्वेश्चन में देखें, ये तीनों ऑप्शन इस्तेमाल किए गए हैं। अपरिचित यानी स्ट्रेंजर, परदेसी और अजनबी, ये तीनों शब्द फॉरेनर के लिए उस दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। यानी जो चौथा ऑप्शन है इंडिजिनस, देशज या देशी व्यक्ति जो है, लोकल व्यक्ति, ये है सही ऑप्शन, क्योंकि ये सारे के सारे फॉरेनर्स की मीनिंग ही बताते हैं पहले तीन ऑप्शन। और चौथा जो है वो करेक्ट आंसर होगा इंडिजिनस, जो बिल्कुल इनसे अलग है, जो फॉरेनर का मीनिंग नहीं बताता है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान वर्ड टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट बाय बाबर। बाबर के बारे में हम जानते हैं, बाबर ने भारत में मुगल एम्पायर शुरू किया था। ये भारत आया था 1526 में, 1526 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने लड़ाई लड़ी और पानीपत के युद्ध में जीतने के बाद इसने भारत में मुगल एम्पायर शुरू किया। बाबर जो कि अफ़गानिस्तान से आया था, वो एक स्कॉलर भी था, लिखने पढ़ने में उसकी रुचि थी, एक अच्छा शायर भी था वो, और उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी तुझके बाबरी। और उस पुस्तक में उसने बहुत सारी जगहों का वर्णन किया। खास करके जब वो भारत आया तो उसने भारत के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी हैं, और उसने भी हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया हमारे देश के लिए, उस देश के लिए जहाँ पर वो आया। लेकिन हिंदुस्तान शब्द का जो मीनिंग उसने अपने तुझके बाबरी में बताया है, वो मीनिंग पहले की तुलना में ज़्यादा व्यापक था। हम अपने टेक्स्ट बुक से भी देखें इसे। बाबर ने, हमने अभी बात की ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजी की, जिस तरीके से फॉरेनर एक शब्द है जिसके बारे में अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, हिंदुस्तान भी एक दूसरा शब्द है जो पुराने दौर में से ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके अलग अलग समय में अलग अलग अर्थ रहे हैं। जैसे यहाँ पर मिनहाजुस सिराज की बात की गई थी, जिसने हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया था केवल पंजाब, हरियाणा यानी दिल्ली के आसपास के जो इलाके थे, केवल उनके लिए हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया था। जबकि बाबर जब भारत आया तो बाबर ने पूरे भारत की ज्योग्राफी के बारे में, डिस्क्राइब ज्योग्राफी ऑफ हिंदुस्तान, उसने फ्लोरा एंड फौना यानी यहाँ पर जो पाए जाने वाले जंतु हैं, वनस्पति हैं, इन सब का यानी पूरी ज्योग्राफी के बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए उसने इस देश को हिंदुस्तान कहा। ज्योग्राफिकल जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए उसने हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया है अपनी तुझके बाबरी में। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है बाबर के बारे में, इन विच सेंचुरी बाबर यूज हिंदुस्तान वर्ड टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो इसने ज्योग्राफी के लिए इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान शब्द, और वो क्योंकि 1526 में भारत आया था, तो ये जो समय है वो 16 सेंचुरी थी। क्योंकि हमें पता है जब हम सेंचुरीज़ को पढ़ते हैं तो 16 सेंचुरी शुरू होगी 1501 CE से शुरू करके, और ये कंप्लीट होगी 1600 CE पर। ये हमारी 16वीं सदी है, 16 सेंचुरी है। क्योंकि इसके बीच के समय में यानी 1526 में ही बाबर भारत आया था 1526 में, और तभी उसके बाद उसने हिंदुस्तान के बारे में ये सारी बातें लिखी हैं। इसलिए यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है 16 सेंचुरी या 16वीं सदी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ पीपल कलेक्टेड मैन्युस्क्रिप्ट्स। किस प्रकार के लोग पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि पांडुलिपियाँ वो डॉक्यूमेंटेशन का तरीका था जिसमें पुराने दौर में जानकारियाँ रखी जाती थी। क्योंकि उस समय पेपर या कागज़ जो था वो बहुत सुलभ नहीं था, बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, उसकी बहुत कमी होती थी। इस कारण से केवल जो धनी लोग थे वही इसका रिकॉर्ड रखते भी थे, और उन्हीं के लिए ये संभव भी था कि वो इस पर धन खर्च कर सकें, क्योंकि वो बहुत रेयर चीज़ थी। पेपर रेयर था, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन भी रेयर थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी रेयर हो जाती थी। इसी कारण से केवल धनी लोग ही इनको रख पाते थे। तो यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन में गरीब लोग नहीं, स्थानीय लोग भी नहीं, ये चौथा ऑप्शन भी नहीं, जो धनी लोग थे, वेल्दी पीपल, वही मैन्युस्क्रिप्ट्स को रखा करते थे। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि वो सभी धनी लोग, यहाँ पर लिखा है people used to write holy text, chronicles, rulers, letters and teaching of saints, petition and judicial record। बाद में धीरे धीरे जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स के लिए पेपर अवेलेबल होने भी लगे, फिर भी ये सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत दूर रहा। इसीलिए जो केवल वेल्दी लोग थे, जो बहुत समृद्ध लोग थे, पैसे वाले लोग थे, उनके पास ही डॉक्यूमेंटेशन मिलता है हमें, उनके पास ही पांडुलिपियाँ प्राप्त होती हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। व्हेन डिड जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट? जियाउद्दीन बर्नी जो कि भारत में रहे एक बहुत पुराने इतिहासकार थे, 14वीं सेंचुरी में इन्होंने अपनी क्रॉनिकल लिखी थी। हमने पढ़ा इनके कि इनके 2 वर्जन इन्होंने लिखे थे। पहला इन्होंने 1356 में लिखा था, 1356 सी में, और बाद में 2 साल के बाद एक दूसरा वर्जन भी इन्होंने 1358 में लिखा था। तो ये दोनों समय अंतराल जो हैं ये 14वीं सेंचुरी में आते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन भी है ये 14वीं सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, 14वीं सदी के इतिहासकार थे। तो यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शन में 12, 13, 14 एंड 15, दिस वन इज द राइट आंसर, 14th सेंचुरी। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन ड्यूरिंग 14th सेंचुरी इन प्रेजेंट बंगाल रीजन? 14वीं सदी में बंगाल प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती थी? अवधी, बंगाली, गौरी और गौड़ी एंड संस्कृत आर द ऑप्शन। इनके बारे में भी हम अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अमीर खुसरो का एक डिस्क्रिप्शन मिलता है। अमीर खुसरो जो कि 14th सेंचुरी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, राजकीय सेवा में भी थे, सुल्तानों की सेवा में लगे हुए एक राजकीय कवि थे। उन्होंने भारत में जितनी भी भाषाएं थी उन पर अच्छा खासा अध्ययन किया था और सभी भाषाओं के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर हम देखते हैं सभी भारत के हिस्सों की भाषाओं के बारे में चर्चा है। बंगाल में जिस भाषा के बारे में हमें वर्णन मिलता है वो भाषा है गौरी या गौड़ी भाषा। तो यहाँ पर दिए गए जो ऑप्शन हैं कि 14th सेंचुरी में बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती थी? नॉट अवधी, नॉट बंगाली, बंगाली बाद में चलन में आती है, संस्कृत भी नहीं, गौड़ी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स? बहुत ईजी क्वेश्चन है। कुरान शरीफ ये इस्लाम में सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इस्लाम मत को मानने वाले जो मुस्लिम हैं वो सभी कुरान को सबसे पवित्र पुस्तक के रूप में पूछते हैं, मानते हैं। कुरान इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द मैप। ये जो मैप है आपके चैप्टर की बिल्कुल शुरुआत में ही दिया गया है। दिस गिवन मैप इन योर चैप्टर इज मेड बाय हुम? ये जो मैप है ये किसके द्वारा बनाया हुआ है? ये बहुत पुराना मैप है, मध्यकालीन दौर का बनाया हुआ एक मैप है, उस दौर के किसी कार्टोग्राफर ने बनाया है। 4 जो ऑप्शन हैं, अलबरूनी, अल-इदीरसी, इब्न बतूता एंड कल्लन। हम अपने टेक्स्ट बुक के साथ इसे भी चेक करते हैं। बिल्कुल शुरुआत में ही हम जब इस चैप्टर में देखते हैं यहाँ पर कार्टोग्राफर्स की चर्चा है और इस पहले चित्र की बात की गई, वहीं पर ये मेंशन किया गया है 1154 में अरब जोग्राफर अल-इदीरसी। दिस मैप इज मेड बाय अल-इदीरसी इन 1154। बहुत पुराना मानचित्र है ये और अल-इदीरसी ने बनाया था। हमारा ये जो मैप है और इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है अल-इदीरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अमीर खुसरो। अभी हमने अमीर खुसरो की बात की। ये 14th सेंचुरी के एक बहुत फेमस पोएट थे, राजकीय सेवा में भी थे। हमने बात की थी कि ये पोएट थे, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर आपको तुरंत ही मिल जाता है। ही वॉज अ पोएट। ये उनका एक चित्र है जो भारत में डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था इनकी याद में। ये अमीर खुसरो जो है इनका योगदान भारतीय इतिहास में और हमारे साहित्य में बहुत बड़ा माना जाता है। इनको हम तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं। तोताए, आप जानते हैं तोता जिसे बहुत ज़्यादा बोलता है। यहाँ पर इनको इस तरह की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि इन्होंने बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था जो भारत में चलन में थीं। इनके अलावा उन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया था, उनका आविष्कार भी किया था। और हम जिस भाषा में अपनी आम बोलचाल की जो भाषा रखते हैं, हिंदी का जो खड़ी बोली का फॉर्मेट है जिसमें आप और हम बातचीत भी कर रहे हैं, ये खड़ी बोली का जो फॉर्मेट है इसको शुरू करने वाले व्यक्ति भी अमीर खुसरो ही थे। इस लिहाज से इनका कंट्रीब्यूशन इंडियन सिविलाइजेशन में, भारतीय सभ्यता में, आधुनिक दौर में भी इनको हम बहुत बड़ा स्थान देते हैं। इस तरीके से आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर क्विज है ये कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया है। आप इसके सारे क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में विद करेक्ट आंसर लिखेंगे अपने होमवर्क के तौर पर, और साथ में इस तरीके से हम अपने सारे चैप्टर्स को बारी बारी रिवाइज करेंगे। आप अपने चैप्टर को ठीक ढंग से प्रिपेयर करेंगे। धन्यवाद।